So correct ionization energy IE1 order for the second period element, जहाँ पे लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये IE1 का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कितने फैक्टर्स हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाला? एक तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। दूसरा जेड स्टार बेटा बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था कि सिंपली आप फोर्स से सोचो तो आपको आंसर आ जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से भी देखो तो भी आएगा, के Q1 Q2 बाई आर। तो उसमें एक चार्ज का टर्म है, दूसरा रेडियस का। तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन दोनों के हिसाब से, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, और जेड स्टार भी बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी। तो दो फैक्टर ऐसे हैं जो ये लेफ्ट टू राइट यूनिफॉर्म आंसर बता रहे हैं। और तीसरे और चौथे क्या फैक्टर हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मालूम है कि अगर वो हाफ फिल्ड हो जाए या फुल्ली फिल्ड हो जाए बेटा, है ना, तो दोनों ही केस में आ, थोड़ा डिफिकल्टी आता है अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। और एक और बात मैंने बताया था बेटा कि जो अट्रैक्शन है NS ऑर्बिटल पे वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NP, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ND। कभी कभी इस पे एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का क्या सेंस है यहाँ पे, पहले समझो। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है बेटा कि बाकी सब चीज हटाते हुए कौन कितना अंदर तक चला गया है, उसको पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो जब कभी भी हम पेनिट्रेशन पावर की बात करते हैं एटम के अंदर, तो आप यूं समझ लो कि न्यूक्लियस से जितना नजदीक उसका उतना पेनिट्रेशन है, तभी तो वो नजदीक पहुंच रहा है। जैसे यूं समझ लीजिए कि अगर एजम्पशन ये करें कि S P D F ये चारों के चारों सेम सेल में प्रेजेंट है, लेकिन कौन ज्यादा न्यूक्लियस के तरफ पेनिट्रेट होकर के गया है, तो आपको मालूम है कि कैसे डिसाइड करते हैं? N+L रूल से, NS NP ND और NF। N+L रूल से वो डिसाइड करते हैं। तो N+L जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा वो बाहर होगा, जिसका N+L कम उसकी एनर्जी कम वो अंदर होगा। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा पेनिट्रेट करेगा इन सब में, तो क्या आंसर होगा? NS, फिर NP, फिर ND। एक और ये पेनिट्रेशन का ऑर्डर हुआ। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग शील्डिंग पावर। शील्डिंग पावर सिग्मा। तो शील्डिंग पावर किसका अच्छा है? तो बच्चों आप S देखो, S चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेर के बचाता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। ये सुनो, न्यूक्लियस को अगर घेरेगा तो उसके इफेक्ट को कम कर देता है। तो शील्डिंग S का सबसे अच्छा होता है, और यही ऑर्डर उसका भी होता है, NS NP ND और NF। जितना कोई ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड उसका उतना ही पुअर शील्डिंग। तो ये भी कभी कदार क्वेश्चन आता है, तो आई होप कि आप इस चीज को टैकल कर लोगे, ठीक है। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी तो आपने देख लिया, राइट? अब सेकेंड आयनेशन एनर्जी के बारे में आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, सो अब मैं आपका आंसर चेक करूंगा। तो बताइए भाई, आप लोगों के हिसाब से हमारा IE2 मैंने इसी का दिया था ना बेटा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन का। यस। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो जब इनके M+ को, ये तो M है, M+ कर देंगे तो आपको मालूम है कि ये लिथियम प्लस बन जाएगा, ये बेरिलियम का +1 हो जाएगा, ये बोरॉन का +1 हो जाएगा, ये कार्बन का +1, नाइट्रोजन +1, ऑक्सीजन +1, फ्लोरीन +1 एंड नियॉन +1। अब जरा मुझे बताइए
कि आपके हिसाब से क्या ऑर्डर आया है IE2 का? सर बेरिलियम प्लस लिथियम प्लस कार्बन प्लस बोरॉन प्लस नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन प्लस नियोन। सबसे ज्यादा किसका है अनिश जी? नियोन प्लस। सबसे ज्यादा नियॉन प्लस आपने किया है। ओके नियोन का, यस सर। सर यस नियोन। ओके बेटा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं और फिर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जो लिथियम का इलेक्ट्रॉन था वो 1s2 उसके बाद 2s1 में था, है ना? ऐसे ये 2p सॉरी 2s2 था बेटा, ऐसे ही ये 2s2 2p1 था, है ना? और फिर ये क्या था? कार्बन। कार्बन बोले तो यानी 2p2, ये 2p3 था, ये 2p4 था, 2p5 था, ये 2p6 था। ऐसे हो रहा था, तो हमने ऑर्डर किया था। लेकिन खास बात क्या है बच्चों, सभी के सभी अगर आप स्पेशल बात देखो तो सब के सब 2 में ही है। जो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2 में ही है, राइट? तो आपने ऑर्डर ऑलरेडी निकाल दिया। ऑर्डर क्या आया था IE1 का, आपको मालूम है, इधर से इधर बढ़ता जाता है, बस 2 जगह चेंज आता है। एक तो नाइट्रोजन थोड़ा आगे होता है, दूसरा बेरिलियम थोड़ा आगे होता है। ये सुनो। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब IE2 हम सोच रहे हैं तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। IE2 का मतलब बेटा +1 से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमको, तो 2s1 हो चुका है। इसको हटा करके ये क्या बन गया? 1s2। ये कितना बन गया? 1s2 एंड 2s1। अच्छा, 1s2 बोल दिया तो क्या ये हीलियम जैसा हो गया क्या? यस सर। अच्छा, बोरॉन प्लस बोले तो 2s2 हो गया, ये 2s2 एंड 2p1, और ये 2p2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5। अच्छा, अब क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर ये हीलियम जैसा हो गया, हीलियम और नियॉन में अगर मैं पूछूं किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, इन दोनों में किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा है? तो भाई डाउन द ग्रुप तो हमें मालूम है कि साइज बढ़ता है तो आयनेशन एनर्जी क्या होता है? कम। साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी घटेगा, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए हीलियम का। तो बच्चों उस नाते भी अगर आप देखो तो आप आंसर हीलियम लिथियम को ही करोगे। तो करेक्ट आंसर IE2 में जो सबसे पहला चीज आपको करना था कि लिथियम का बहुत ज्यादा होगा। जब मैं IE2 बोल ही रहा हूं तो सीधा लिथियम लिखता हूं, लिथियम का बहुत ज्यादा। ठीक, पहला तो ये काम करना था। दूसरा, अगर आपको थोड़ा और ऑब्जर्वेशन है तो आपको समझ में आएगा, यार ये तो सेल चेंज हो गया, बाकी सबका 2 से निकल रहा है और उसका सेल चेंज हो गया। तो बच्चों एक बात आप हमेशा एक नियम बना लो, इफ ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयोनाइजेशन सेल चेंजेस, जैसे ही सेल चेंज होता है देन देयर इज ह्यूज गैप। या फिर आप यूं कह सकते हो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है एनर्जी, देन IE increases, then there is huge increase in ionization energy. ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आता है बेटा अगर कभी भी रिमूवल करते समय शेल चेंज हो जाए। मैं आपको वैल्यूज भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, बट अभी आप ये सेट करो। तो IE2 के ऑर्डर में सबसे ज्यादा लिथियम होगा। उसके बाद क्या? तो अब बाकी बचे हुए इन सबको कंपेयर कर लो। तो भाई क्लियरली हमारा साइज और जेड स्टार दोनों से ही ऑर्डर यही आएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है, ठीक है? और ठीक है, जेड स्टार भी बढ़ रहा है। अब अगर इस ऑर्डर में आप देखो तो एक तो P3 वाला जगह आपको आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और एक आ गया S2 एंड P1।
तो फिर से एक एक स्टेप जंप, बस एक एक स्टेप जंप। यानी सेकंड बेस्ट किसका होगा बेटा? ऑक्सीजन का होगा। फिर कौन आएगा बेटा? फ्लोरीन। फिर कौन आएगा? तो नाइट्रोजन। फिर कौन आएगा बेटा? तो कार्बन और बोरॉन में बोरॉन ज्यादा हो जाएगा, कार्बन। और फिर लास्ट में क्या? बेरिलियम। ये ऑर्डर आएगा। सर नियॉन रह गया। नियॉन रह गया, हाँ तो नियॉन जस्ट सेकंड नंबर पे होगा, ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के पहले ही नियॉन यहाँ रहेगा। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। अब आ जाओ हम देखते हैं कुछ वैल्यूज भी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी टेबल बना के उनको रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना फर्क पड़ता है जब आप एक चेंज करते हो शेल का। तो बच्चों ये देखने की कोशिश करो, ये लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल। देखो यूनिट दिया है, किलो जूल पर मोल है। ठीक है, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिख रहा है कितना ज्यादा चेंज हो गया बेटा? 520 से 7296। आप इमेजिन कर पा रहे हो कितना गुना ये है? हाँ, कितना सर टाइम्स यस। बढ़ गया बेटा? 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया क्या? यस सर। दिख रहा है? और जबकि यहाँ पे देखो बेरिलियम का पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों निकालोगे तो 2s2 होता है उसका बेरिलियम के टाइम पे, फिर 2s1 हो जाएगा जब बेरिलियम प्लस है, तो अभी भी 2 ही है। तो यहाँ देखो 899 1700, अभी भी ये 900 दुना 1800 हो गया लगभग, तब भी डबल से भी थोड़ा सा कम है। जब सेम सेल से निकल रहा है तब भी बढ़ता है, लेकिन ये कई गुना जो इंक्रीज हो रहा है वो आप देख लो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल चेंज हो जा रहा है। अब देखो सेकंड से थर्ड कर रहे हो तो देखो कितना आ रहा है, ये 1700 था और ये 14,847 आ गया। अरे समझ में आ रहा है क्या बच्चों? क्लियर हो यस रहा है मैं सर। क्या एम्फेसाइज कर रहा हूँ? कि जब कभी भी बेटा शेल चेंज होगा तो आयनेशन एनर्जी में बेहिसाब चेंजेस आएंगे, बेहिसाब। देखो वैल्यू 520 से सीधा 7,000 पहुंच गया, 496 से देखो सीधा पहुंच गया, यानी 500 से आप सोच लो लगभग लगभग 9 गुने के आसपास। ये देखो 400 से सीधा 3,000, 8-9 गुना बढ़ गया, 403 से 2600, तब भी देखो तो 24, लगभग 6 टाइम्स से भी ज्यादा। ये देख लो, तो मतलब क्या दिख रहा है बेटा? कम से कम 4 गुने से लेकर के 10 गुने तक का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, सेल चेंज होने तक। यहाँ देखो, यहाँ पे भी वैसे ही आप देख लो, 3-4 गुने से 10 गुने तक, जबकि जबकि आप फर्स्ट और सेकंड की बात करो, यानी सेम सेल में बात करो, तो देख लो इसका डबल करो, इसका डबल करके देखो, इसका डबल, तो लगभग लगभग दुगने का फर्क है। आ रहा है बच्चों बात समझ में? यस सो, सर। सो यही मैं लिखवाना चाह रहा था, यही मैं बताना चाह रहा था कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो इसीलिए लिखवाया है ह्यूज चेंज। ह्यूज चेंज में मतलब कितना? 4 से 10 गुने का चेंज, 4 to 10 टाइम्स। अभी मतलब ये मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ये कोई नियम नहीं है, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। और आपको समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फिर उसके बाद एक तो साइज बहुत तेजी से घट जाएगा जब आप सेल चेंज कर दोगे, तो थर्ड थर्ड में इलेक्ट्रॉन है बेटा, थर्ड सेल में, और फिर अचानक से सेकंड सेल में मैं बोल दूं, तो सोचो कि साइज में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, साइज में भी अच्छा खासा चेंज आता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखोगे रखोगे इसके एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, याद रहेगा ना बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, कभी कभी एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का,
तो अगर आपसे पूछूं कि बेटा बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना किलो जूल पर मोल होता है, तो निकाल लोगे? इसको डिराइव 96.5। हाँ, इसको डिराइव कर लेना 96.5 किलो जूल पर मोल। इसको खुद से डिराइव करना, नहीं आया तो मैं बता दूंगा। अभी बस याद रखो, ये काम की चीज है। क्लियर हो गया? तो ये IE2 का ऑर्डर था बच्चों। अब आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। मैं और कुछ टेबल्स आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन फिलहाल इतना काफी है। अब ये तो बात थी बच्चों किसकी, ये जो मैं अभी तक आपसे डिस्कस किया लेफ्ट टू राइट, जब हम किसी एक पीरियड में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऊपर से नीचे जाऊं तो, टॉप टू बॉटम जाऊं तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? Again, it's not absolutely true, but generally when we move from top to bottom, generally when we move from top to bottom in a group, आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे मैं बात करूं बेटा कि लिथियम है, फिर उसके बाद हमारा सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है। आपके हिसाब से क्या लगता है ऊपर से नीचे जाने पे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए सर। कम होनी चाहिए। हाँ, कम होना चाहिए। कम होनी चाहिए सर। क्यों कम होना चाहिए बच्चों? सर साइज इंक्रीज हो रहा है। हाँ, साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो आयनेशन एनर्जी क्या होता है? घटेगा। और जेड स्टार तो लगभग लगभग कांस्टेंट था। यस सर। तो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी सेम है ना? यस सर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है, सिमिलर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ यही दोनों फैक्टर डिसाइडिंग है? कौन से दोनों? साइज एंड जेड स्टार। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे आयनेशन एनर्जी कम होता है। तो लिथियम हैव हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी एंड सीजियम हैव लोवेस्ट। अच्छा, क्या ये ट्रेंड हमेशा चलेगा? तो देख लेते हैं एक बार। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बेरिलियम तक तो चल सकता है, लेकिन जैसे ही आप बात कर रहे हो डी ब्लॉक की, तो याद है मैंने आपको बताया था कि बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाने से जंप होता है, एफ ब्लॉक के आ जाने से और ज्यादा जंप हो जाता है जेड स्टार में। तो जेड स्टार का वेरिएशन स्मूथ नहीं रहता है, याद है? यस सर। यस सर। बोलिए बच्चों। तो मैं आपको अभी मैं पहले आपको कुछ कुछ जरूरी चीजें बता देता हूँ, उसके बाद हम आपको डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया एस ब्लॉक में, ओके है। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं नाइट्रोजन से बात करूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब जगहों पे भी ऑर्डर रेगुलर है बेटा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यहां तक भी चलेगा। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब क्या ये बच्चों इधर इनके लिए सही होता है, मतलब बोरॉन फैमिली के लिए एंड कार्बन फैमिली के लिए? तो कार्बन में भी लगभग लगभग चलेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन। एक्सपेक्ट करते हैं हम कि पीबी ऐसा आएगा, बट एक्चुअली पीबी यहाँ पे होता है, थोड़ा ज्यादा होता है।
बोरॉन में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक्सपेक्टेड ये है, बट रियलिटी में थैलियम बहुत ज्यादा हो जाता है। थैलियम यहाँ आता है, राइट। और गैलियम भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल जो बोरॉन फैमिली का करेक्ट ऑर्डर है, IE1 फॉर बोरॉन फैमिली, वो होता है बेटा बोरॉन सबसे ज्यादा, फिर थैलियम, सीधा थैलियम में जंप होता है, फिर उसके बाद गैलियम होता है, तब जाके एल्यूमिनियम, और लास्ट में इंडियम। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रुप, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछता है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो रेगुलर ही देखो, पहला भी रेगुलर था, पहला दूसरा भी, बाद में भी रेगुलर ही है। यहाँ प्रॉब्लम है पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में तो आपको मैं अभी टेबल दिखाता हूं, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ परेशानी है। तो चलिए देखते हैं, टेबल देखते हैं कि क्या है। तो बच्चों ये रहा आपके पास आयनेशन एनर्जी का टेबल। ये कंप्लीट टेबल है बच्चों। अगेन ये डेटा मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया है, ये कहाँ से है, जेडीली, राइट। तो अब आप देखो, एक बार सारा ऑब्जर्व करो, एक बार चारों तरफ देख करके, एक बार ग्रुप वाइज देखो, फिर पीरियड वाइज देखो। डी ब्लॉक को लास्ट में देखना, पहले एक बार देख लो, अपने हिसाब से समझ लो, फिर बात करते हैं। देख लिया बच्चों? Yes, sir. यस सर। ऑब्जर्व किया तो क्या दिखाई दिया कि आप देखो हाइड्रोजन के केस में, ये वाले केस में देखो रेगुलर है। यहाँ देखो रेगुलर दिख रहा है। रेगुलर मतलब जो जेड स्टार या फिर एटॉमिक साइज से आना चाहिए, दिख रहा है ना? Yes, sir. यस सर। याद करो, मैंने साइज में आपको बताया था गड़बड़ी होती है कि पहले यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं, और उस मतलब कि ये पीरियड से ये पीरियड में पहले साइज बढ़ता है, फिर उसके बाद साइज ऑलमोस्ट बराबर या घट जाता है, जबकि जेड स्टार तो काफी बढ़ करके आता है ना। बोलिए। Yes, sir. अब आप देखने की कोशिश करिए, वैल्यूज देखो, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो जरा वैल्यूज देखो तो, यट्रियम को छोड़ दो, इसको छोड़ करके, क्योंकि यहाँ ये तो रेगुलर है, देखो आप साइज में भी यहाँ तक रेगुलर था, याद है ना? थर्ड ग्रुप तक साइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था बच्चों, याद है? Yes, sir. उसी तरीके से देखो आयनेशन एनर्जी में भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, 56 से उल्टा बढ़ गया। अब यहाँ पे क्यों बढ़ा? क्योंकि भाई डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ठीक है, और डी का शील्डिंग पूरा होता है। और फिर देखो और बढ़ गया, वाह। फिर 50 से 64 हुआ, 64 से 60, चलो यहाँ पे, ओ गॉड 60, उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूँ, 760, तो देखो बढ़ता चला गया, 52, 85, और फिर 770 बढ़ गया, 17 यहाँ पे थोड़ा सा घटा है मैंगनीज के बाद, लेकिन फिर बढ़ गया। मतलब ये तो क्लियर है कि इससे तो सिक्स्थ वाले पीरियड का ज्यादा ही है ना? बोलिए। यस सर। Yes, sir. क्लियर हो रहा है ना बच्चों कि जो सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स हैं उनका तो ज्यादा ही है वैल्यू। आप देख लो ये कहां तक चल रहा है, ये ट्रेंड पूरा देखो तो टिन तक चल रहा है, टिन एंड लेड तक, याद है? देखो
दिखाई दे रहा है ये पूरा जोन? Yes. ये पूरा जोन दिख रहा है? ये पूरा जोन बच्चों दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। एक्चुअल में गड़बड़ हो जा रहा है कलर से। ठीक, आपको दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। उल्टा हो गया बिल्कुल यहाँ पे। तो डी ब्लॉक में देखो सारी चीजें गड़बड़ा जा रही हैं। यहाँ से बढ़ गया यहाँ तक। मैंगनीज में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर 762 711, फिर 58 से 720, 736 से 804, फिर से यहाँ पे ये 3 ग्रुप के बाद फिर से बढ़ने लगा। देखो 736, 804, यहाँ 45 फिर से एक बार कम हुआ। मतलब आप देख रहे हो पैटर्न कोई बहुत रेगुलर नहीं है इसके बाद। और यहाँ पे याद करो मैंने आपको बताया था कि साइज एल्यूमिनियम और गैलियम का लगभग सेम था, याद है क्या? यस सर। यस सर। आप देखो साइज सेम है बट जेड स्टार तो ज्यादा था ना, तो जेड स्टार ज्यादा होने की वजह से देखो 77 79 मार्जिनल डिफरेंस है। और थैलियम तो देखो 589 पहुंच गया भाई, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये सीधा और सीधा यहाँ पहुंच गया था। मैंने बताया ना सेकंड हाईएस्ट होता है ये। 801 बहुत ज्यादा है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 589, और फिर उसके बाद देखो सब लगभग लगभग बराबर बराबर ही है, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। यहाँ पे भी देखो 715 यहाँ पे पहुंचता है, सिर्फ एक स्टेप, वही जो मैंने यहाँ लिखवाया आपको कि बोरॉन का ऑर्डर ये होता है, कार्बन फैमिली में ये ऑर्डर होता है। बाकी सब देखो रेगुलर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस लगातार देखो घट रहा है, वैल्यू दिख रहा है? यस सर। आप देख लो। तो इसलिए बच्चों जो रेगुलर है वो तो ध्यान में रहना ही चाहिए। इवन देखो आप हीलियम का, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये भी रेगुलर है। क्लियर? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन ये कौन सा है बेटा? IE1 है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड थर्ड सारे चीजों का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। राइट? क्लियर है? बोलिए। Yes. आगे बढ़ू मैं? तो देखो Yes. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा देखते हैं कि आप लोग कहां तक चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है? सो एन एलिमेंट X इज देयर whose IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 टेबुलेटेड लाइक दिस। मैं वैल्यू बना करके आपको दे रहा हूं 1 2 3 4 5। तो IE1 मैं आपको दे रहा हूं, मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं दे रहा हूं बच्चों। ठीक है? मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया मान लो आपका 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान लो हो गया आपका 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? और ये मान लो आपका सीधा हो गया 102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया मान लो 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा मैंने आपको दिया हुआ है। द सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट X इज गिवन। राइट? तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? आप बता सकते हो? सर 3। Right? If successive ionization energy of X is given,
Now my question is, can you tell me? Yes. कितने हैं भाई बताइए? Sir, 3. Yeah. कितने लोगों का 3 आंसर आ रहा है भाई? कौन कौन? सौम्य, यस्तिराज, आपके हिसाब से कितना आ रहा है? 3 आपके हिसाब से भी 3 आ रहा है। और कृतिका? सर 2। अच्छा, आपके हिसाब से 2 आ रहा है, ठीक है। तो 4 होगा। अभी मैंने एक बात बताया था थोड़ा देर पहले और बोला था बहुत ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। क्या था? क्या था बच्चों उसमें? याद है मैंने क्या आपको डिस्कस किया था? मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब कभी भी हम लोग सेल चेंज करते हैं तो 4 से 10 गुने का चेंज आता है आने से एनर्जी में। याद है ये बात? Yes, तो, sir. तो इस बात को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ क्या 10 गुने का चेंज हुआ क्या? नहीं सर। यहाँ से यहाँ चेंज हुआ क्या? नहीं सर। 9 से 19 ही तो हुआ अगर डबल के आसपास है। जबकि यहाँ देखो 5 टाइम से भी ज्यादा चेंज हुआ है कि नहीं? Sir, yes. Yes. बोलिए बच्चों। Yes. तो उससे क्या सिग्नल मिला हमको? उससे यही सिग्नल मिला ना कि वैलेंस सेल में 5 ही, सॉरी, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए तो मोर देन 5 टाइम्स। तो क्लियरली ये समझ में आया कि अगला इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी तीसरे के बाद चौथा निकालना में प्रॉब्लम है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन तक उसके वैलेंस सेल में। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस। तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है। ठीक। तो अब कभी कभी इसी को क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देता है। ट्विस्ट ये कर देगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो बताओ ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3 यहाँ कर लो, ऑक्सीजन -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, X2O3, ये फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आया? कभी कभी ये पूछता है कि बताओ उसके फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो फ्लोरीन -1, ये +3, तो XF3। समझ में आ रहा है बच्चों? उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सब नेक्स्ट लेवल का, मतलब एक स्टेप आगे का चेंज कर दे रहा है। अब थोड़ा अगर आप लोग इस बात से परिचित हो कि एसिडिक, बेसिक, एम्फोट्रिक, तो वैसे क्वेश्चन भी आता है कि उसके ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि एम्फोट्रिक होगा। मतलब एप्लीकेशन के लेवल को ये थोड़ा सा बढ़ा देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? हाँ। Yes. यस। तो चलो अब देखते हैं कि अगर आपको समझ में आया है तो आप क्या बोलते हो। एक क्वेश्चन और देता हूँ। कंपेयर IE1 एंड IE2 ऑफ कॉपर एंड जिंक। कंपेयर करना है कि IE1 किसका ज्यादा होगा, IE2 किसका ज्यादा होगा। करिए। तो क्लियर है इसमें? तो कॉपर का एक काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिंक का ऑर्डर में लिखना बच्चों। लेफ्ट में कॉपर आता है, राइट में जिंक आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जेड स्टार का ऑर्डर लगभग जिंक का ज्यादा होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आता है बेटा? 3D10 4s1। ये सुनो, यस सर। यस। अनडाउटेबली आर्गन अंदर है तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। इसका ऐसे कितना आता है? 3D10 और 4s2। 2। अब अगर मैं पूछूं बच्चों कि इन दोनों में किसका बेटर है, किसका ज्यादा है, तो जेड स्टार के हिसाब से तो क्या लग रहा है कि इसी का होना चाहिए। क्यों भाई? Yes, sir. यस सर। जेड स्टार के हिसाब से इसी का लगना चाहिए और होगा भी यही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी IE1 का ऑर्डर तो क्लियर हो गया।
अब IE2 का अगर मैं बात करूं तो अब देखो कॉपर कितना हो चुका था, कॉपर +1 एंड जिंक +1, ये कितना हो चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो? ये बेटा 3D10 हो गया, और ये जिंक कितना हो गया, ये 3D10 4s। तो अब आपको समझ में आ रहा है, अब आप फुली फिल्ड से निकाल रहे हो, और ये कहां से निकाल रहे हो, आप अभी भी 4s से ही निकाल रहे हो, तो थोड़ा टफ हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे आपका IE2 में कॉपर का बेटा ज्यादा हो जाता है जिंक से, याद रहेगा, ध्यान रहेगा बेटा। Yes, sir. Yes, क्यों? sir. ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना? Yes, sir. ये आएगा ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर का ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू जिंक। तो ये मैं आपको डिस्कशन कर रहा था, बात समझाने की कोशिश कर रहा था, IE1 और IE2 के हिसाब से लेके चलने की बात कर रहा था, कंपेयर IE1 एंड IE2। इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप इसका कंपैरिजन कर लोगे, फास्फोरस सल्फर का भी कर लोगे क्या? Yes, sir. Yes. एक बार देखो तो IE1 IE2 फास्फोरस एंड सल्फर का, फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उनका पोजीशन देखोगे, उसके हिसाब से डिसाइड करोगे। सर IE1 फॉस्फोरस का ज्यादा होगा और IE2 सल्फर का। समझ में आ गया कितना सिंपल है? तो भाई ये तो नाइट्रोजन ब्लॉक का ही था, तो इसका P3 था, इसका कितना था P3, और इसका कितना फॉस्फोरस का था ज्यादा होगा ना? P4। हाँ, तो फर्स्ट वाले केस में फास्फोरस का ज्यादा है सल्फर से IE1, क्योंकि P3 से निकालना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू। अब अगर मैं बात करूं IE2 का, तो अब ये क्या बन गया, P2 बन गया फास्फोरस, और सल्फर प्लस का कितना हो गया बेटा P3। तो अब इसका निकालना डिफिकल्ट, और इसका जेड स्टार भी ज्यादा होता है, तो दोनों ही केस में IE2 सल्फर ही डोमिनेट कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे सोचना रहता है बच्चों, इस तरीके से हम लोग सारा आंसर निकालते हैं। IE1 का ऑर्डर ही है IE2। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आई होप कि आप निकाल ले जाओगे। अब चलो आ जाओ, डी ब्लॉक देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखो इरेगुलरिटी कहाँ कहाँ थी। तो आपको याद होगा कि साइज, अगर डी ब्लॉक याद हो तो साइज में पहले क्या हो रहा था, कहाँ तक था, शायद मैंगनीज वगैरह तक था ही क्या साइज? देखो कैसा था साइज का, वो भी मैंने आपको टेबल दिया था। देखो साइज क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा था, सॉरी घट रहा है घट रहा है घट रहा है, मैंगनीज तक चलो लगभग लो, उसके बाद सब चीजें एक जैसी हो गई। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे देखो आयनिक एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ घट गया, देखो यहाँ पे पहले बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, अभी और बढ़ गया, अभी बढ़ रहा है, सॉरी घट गया फिर से। तो बड़ा ही इरेगुलर है यहाँ पे। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, पर सबसे कम किसका है, स्कैंडियम का, और सबसे ज्यादा किसका है बच्चों, जिंक का। ठीक है, और क्रोमियम और मैंगनीज में आप देखो, मैंगनीज का ज्यादा है, होना भी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी आप देखो रेगुलरिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे नहीं है। तो ये डी ब्लॉक थोड़ा सा मतलब ऐसा है जहां पे थोड़ा आपको बढ़िया से बैठ करके ऑब्जर्वेशन करना होगा,
मैं ये आपको टेबल भेज दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? या तो मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तभी आप इसको नोट कर लेते हैं, राइट? यस सर। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी का सेगमेंट। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, देखता हूं आप लोग क्या करते हो आयोनाइजेशन एनर्जी में। अरेंज द फॉलोइंग increasing order. Arrange the following in increasing order of ionization energy. कौन सा? बाय डिफॉल्ट कुछ ना बोलूं तो IE1 फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। तो अब देखो, करो तो बच्चों, इसका अरेंज करो ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बच्चों किसका होगा? इक्वल होगा सर। एल्यूमिनियम। सर इक्वल होगा सबका। सबका इक्वल होगा? अरे बाप रे बाप, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बताओ, सबसे पहला चीज तो ये कि एक चीज तो कंफर्म हो गया कि सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना? यस सर। यस आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ये सुनो। Yes. अब बच्चों जब सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, जब सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, तो अब क्या? Na, Mg, Al, O-2f नियॉन, सबके सब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, तो इलेक्ट्रॉन सेम होने से क्या चीज सेम होता है? सिग्मा भी सेम हो गया है ना? Yes. यस सर। लेकिन क्या जेड भी सेम है क्या? नहीं सर, जेड तो सबसे ज्यादा किसका है? एल्यूमिनियम का 13, फिर उसके बाद किसका बेटा? मैग्नीशियम का 12, फिर उसके बाद किसका? सोडियम का 11, फिर नियॉन का 10, है ना? फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। यही है ना बच्चों? Yes. यस सर। तो क्लियरली जेड स्टार का भी ऑर्डर तो यही हो जाएगा, है ना भाई? जेड स्टार का भी ऑर्डर यही होगा ना? बोलिए यार बच्चों। सर यस। सर यस। Yes. तो अब जेड स्टार का ऑर्डर अगर ये है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यार। हाँ, एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि जब जेड स्टार का ऑर्डर ये है, तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज अगर मैं पूछ लूं तो साइज आप बोलोगे कि सर जस्ट उल्टा, है ना? साइज एकदम उल्टा, मतलब कि सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? O-2 का, है ना? यस सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो आयनाइजेशन एनर्जी इज अपोजिट ऑफ साइज एंड प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार। तो ये आ गया भाई। अब क्लियर हो रहा है कुछ बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। सर तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बड़ा सिंपल सा, ये बड़े सिंपल प्रोटोटाइप क्वेश्चंस है बच्चों। चारों फैक्टर लगा के सोचने की कोशिश करो। अभी लग रहा है आप लोग पूरा ध्यान दे नहीं रहे हो अच्छे से। चारों फैक्टर मतलब साइज, जेड स्टार
और कॉन्फ़िगरेशन और ये सारा चीज। तो ये हो गया बच्चों खत्म, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने पूरा आपको डिस्कशन कर दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इसको समझ लेते हैं क्या है। ये नया टॉपिक है बिल्कुल। हालांकि दोनों सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा एच जी सिंबल से बताते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई ए, राइट। तो भाई अब ये सब क्या चीज है? तो बच्चों ऐसा नाम पे आप देखो तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। बोलते हैं ना कि एफिनिटी कितना है, एफिनिटी का मतलब किसी के लिए लगाव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से कितना लगाव है किसी भी एटम का। बच्चों आ रहा है बात समझ में? Yes, और sir. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब, देखो नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो इंथैल्पी में चेंजेस आए उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलेंगे। तो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, जैसे मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं और ये बन गया एक्स माइनस, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? जैसे याद है आपको, अगर किसी में से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उसको एक्स प्लस बनाते हैं तो एनर्जी हमको देना पड़ता है, यानी इंडोथर्मिक था। याद आ रहा है बच्चों? यस सर। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन दे किसी एटम को जो आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, उसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूं तो उसका डेल्टा एच का साइन क्या आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? सर माइनस आएगा। माइनस। हाँ, नेगेटिव से। नेगेटिव आएगा। यस यस मतलब एनर्जी, अच्छा। मतलब आपके हिसाब से एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। एक्सोथर्मिक। बोलिए, यस सर। एनर्जी रिलीज होगा। तो बच्चों यही बात आपको एकदम ध्यान रखना है कि जो बात आप बोल रहे हो ये 100% ट्रू नहीं है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो एनर्जी निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। तो डेल्टा एच में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जब बच्चों क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जब ये Cl माइनस बनता है तो डेल्टा एच इसका नेगेटिव होता है। कितना होता है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। ये पहला। दूसरा, नाइट्रोजन में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बच्चों, और जब वो N माइनस बनता है तो उल्टा एनर्जी एब्जॉर्व होता है। कहने का मतलब आपको एनर्जी देना पड़ेगा तब जा करके ये बनने वाला, ऑटोमेटिक नहीं बनेगा। ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये बन जाएगा डेल्टा एच नीट, ठीक है। तो बच्चों अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि ऐड करना इलेक्ट्रॉन का इंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, जबकि किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमेशा और हमेशा इंडोथर्मिक यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ऐड करना कुछ भी हो सकता है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको क्या लगता है, जैसे मान लो कि पहला इलेक्ट्रॉन देना, जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो बेटा ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं O माइनस बनता है तो ये एक्सोथर्मिक है।
तो जैसे याद करो, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर फर्स्ट इंडोथर्मिक है तो सेकंड भी इंडोथर्मिक ही था और ज्यादा एनर्जी लगता था। तो अब जब ये O माइनस है बेटा और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यानी O-2 बन जाएगा। तो अब डेल्टा H इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बोलिए। पॉजिटिव। हाँ, Positive. पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा? एब्जॉर्ब। Absorb. हाँ, क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, सर रिलीज होगा ना, नेगेटिव होगा। एनर्जी रिलीज हो। अच्छा ठीक है, करेक्ट आंसर है कि हाईली इंडोथर्मिक होता है। हाईली, थोड़ा मोड़ा नहीं, इतना ज्यादा ये पॉजिटिव होता है कि अगर दोनों स्टेप को जोड़ दो, यानी O को अगर डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो जो O-2 बनता है ये हाईली इंडोथर्मिक है। ये हाईली लिखा है मैंने। ओवरऑल वैल्यू भी पॉजिटिव ही हो जाता है इंडोथर्मिक ही, इतना ज्यादा है सेकंड आयनाइजेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिन। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है बच्चों? नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, adding an electron to a neutral gaseous atom may be endothermic or may be exothermic। ठीक है, जो ऐड कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को वो इंडोथर्मिक भी हो सकता है एडिशन, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात कि पहला चाहे इंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेकंड हमेशा और हमेशा एडिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन is highly endothermic। Adding second electron is highly endothermic, guys। समझ में आया? क्लियर हुआ बात? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन हाईली इंडोथर्मिक क्यों होता है? तो कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ये बताओ, ऑक्सीजन O नेगेटिव है तो एक नेगेटिव चार्ज हुआ है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है बेटा, नेगेटिव ही है। बोलिए। यस सर। तो दो नेगेटिव चीजों को पास लेके आओगे तो बहुत भयंकर रिपल्सन तो होगा ना। यस सर। तो रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन के वजह से जबरदस्ती आपको एनर्जी दे के इसको पास भेजना पड़ेगा। बोलिए। Yes, sir. अच्छा, आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है कि सर ये तो आप गजब बता दिए, उस हिसाब से तो ऑक्सीजन -2 स्टेबल नहीं हुआ, वो -1 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि -2 बनने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है। लेकिन जो हम लोग किताब में पढ़े हैं वो तो ये पढ़े हैं कि ऑक्सीजन -2 में मिलता है नेचर में, है ना? यस सर। यस सर। तभी तो अगर सोडियम का ऑक्साइड बनाना होता है तो हम लोग ऐसा बनाते हैं। ये तो आप एकदम उल्टा बना दिए हैं, आपके हिसाब से तो NaO हो जाना चाहिए। तो बेटा अब बात समझना, ये जो मैं आप डिस्कशन कर रहा हूं ये
किसी और एटम के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है ये चीज, ये अकेले जब सिर्फ एक एटम हो और एक इलेक्ट्रॉन हो तब क्या है। जो आप Na2O ये बनाते हो, इस फॉर्मेशन में एक और एनर्जी इन्वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, और वो टर्म हम आपको बाद में सिखाएंगे जब हम बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तब। इस लैटिस एनर्जी के कारण ऑक्सीजन -2 में स्टेबल होता है इसमें। ठीक है, आगे आएगा टाइम तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप अपने दिमाग में क्वेश्चन रेज करिए। दिमाग में क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जो आपने पुरानी सर चीजें O पढ़ी हैं। -2 तो मतलब कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है ना उसमें, हाँ बेटा, स्टेबल होगा। लेकिन एनर्जी वाइज देखा जाए तो वो सस्टेनेबल तो नहीं था ना, है ना। और नेचर यस में सर। ऐसे ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल है जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। खैर मैंने तो ऐसा कुछ नाम भी नहीं बताया है, तो तुम बता रहे हो इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलो ये बात ध्यान में रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया सर, कैसा है। अब कहोगे सर ये एक चीज और आप समझा दीजिए, इतना समझा दिए हैं तो ये कि वो कौन से जगह हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना एक्सोथर्मिक है, और कौन से जगह ऐसे हैं जो इंडोथर्मिक की तरफ है ना भाई। वो कौन सी जगह, तो आ जाओ मैं वो भी बता देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो मार्क कर दे रहा हूं मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम नियॉन। तो बच्चों ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से सुनना है कि एक तो ये पूरा एरिया है नोबल गैसेस वाला, दूसरा बेरिलियम वाला पूरा एरिया है, ये वाला पूरा, तीसरा नाइट्रोजन है, उसके उसके फैमिली मेंबर्स नहीं, ये सब नहीं। मतलब नोट में क्या लिखना है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब बच्चों ये नोबल गैसेस and nitrogen, not nitrogen family, have negative affinity। नेगेटिव एफिनिटी का मतलब कोई जुड़ाव नहीं है। नेगेटिव एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन और डेल्टा एच इज पॉजिटिव इंडोथर्मिक। ध्यान रखना दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। एफिनिटी नेगेटिव, एफिनिटी का मतलब आप लगाव से समझो, इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव लगाव मतलब उसको लेना ही नहीं चाह रहा है। इसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो नाइट्रोजन को आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो N- बनने में डेल्टा H पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव एफिनिटी, एक ही बात है दोनों, कोई लगाव नहीं है। उसी तरीके से नियॉन को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे Ne- बनेगा, तो इसके लिए भी यही चीज है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बात? यस सर। हाँ, अब आते हैं फैक्टर्स, वो कौन कौन से हैं भाई जो इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन उससे पहले हमने अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो समझा ही नहीं। चलो हाँ, वो तो क्वालिटेटिवली समझ गए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, लेकिन एक्चुअल में डिफाइन कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आ जाइए डिफाइन भी कर लेते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा, रिलीज्ड एट 0 केल्विन, ये डिफाइन होता है बेटा। टेम्परेचर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एनर्जी रिलीज होता है ना, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफाइन कर दिया गया 0। हालांकि ये थ्योरेटिकल है, क्योंकि आप 0 केल्विन पे 0 केल्विन तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो ये थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एट 0 केल्विन when an electron is added to an isolated gaseous atom। समझ में आया? अब मैं कुछ वैल्यूज आपको दिखा रहा हूं। बच्चों सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज दिखा रहा हूँ, उसका टेबल दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, मैं तो ये है बच्चों टेबल। देखो, दिख रहा है सबको कि लिथियम, देख रहे हो, अल्कली मेटल भी, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब भी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी निकालते हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। आपने क्या पढ़ा होगा कि लिथियम से लिथियम प्लस बनता है ना? बोलिए भाई, मेटल यस सर। क्लास 10th में मेटल नॉन मेटल में क्या पढ़ा होगा? मेटल वो जो कैटायन बनाते हो, ये पढ़ा है ना यस बच्चों? यस सर। जो कैटायन बनाते हो, जबकि यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन लेने में वो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन वो बात कभी भी, कोई भी बात जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो कभी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रहता है, वो तो कंपाउंड के लिए, क्योंकि नेचर में कोई भी चीज फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, नोबल गैसेस को छोड़ दिया जाए तो आप देखो, लिथियम से लिथियम माइनस गया तो ये। अब आप यहाँ पे देखो, मार्क करो कुछ बातें जो मैंने आपको बताया था। जैसे आप देखो, यहाँ कहीं दिख रहा है नाइट्रोजन, ये देखो नाइट्रोजन के केस में कितना है वैल्यू, देखो +31 दिख रहा है, जबकि फास्फोरस देखो कितना है, -60 दिख रहा है ना? बोलिए बच्चों। यस। तो जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल देखो, बेरिलियम से ये +66, उसके बाद कहाँ गया भाई, मैग्नीशियम देखो +67, कैल्शियम वगैरह तो खैर यहाँ दिख ही नहीं रहा है। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वैल्यूज, राइट। एक चीज ध्यान रखना, सम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज, एक्चुअल में ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलूं,
क्योंकि ये जो डेल्टा एच के साइन के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है। कभी कभी लोग साइन को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इनके सेंस पे समझो कि ये बताना चाह रहे हैं कि इतना एनर्जी रिलीज होता है ना, क्योंकि इन्होंने प्रोसेस दिया है बेटा, इस प्रोसेस में एनर्जी कितना रिलीज हुई। ठीक है, क्लियर? तो इनके साइन पे मत जाओ, बल्कि प्रोसेस पे जाओ, क्योंकि साइन ये रॉन्ग भी हो सकता है। तो इस साइन को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं इसे बोल सकता हूं गेन एंथैल्पीज, some electron gain enthalpy. राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। तो अब सर ये एफिनिटी तो आपने ऐसे समझा दिया, अब गेन एंथैल्पी के बारे में तो क्या है? तो बस एंथैल्पी चेंज, उसी चीज को क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी चेंज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं बात करूं तो एंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी रिलीज हुआ या अब्सॉर्ब हुआ। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। So enthalpy change associated addition of electron राइट। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि Cl से Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर ये Cl माइनस बन रहा है तो डेल्टा एच जी गेन एंथैल्पी का वैल्यू कितना है? तो आप देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखा दे रहा हूँ, -348। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों? ये अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज हुआ, इसका मतलब क्लोरीन हैव पॉजिटिव एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन ना, यस सर। मतलब भाई इलेक्ट्रॉन के साथ उसका लगाव है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अगर फैक्टर्स की मैं बात करूं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप बताओ, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ही एबिलिटी तो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सुनो। यस सर। यस।
Yes, तो sir. अब वो फोर्स के टर्म में अगर आप बात करोगे तो k q1 q2 by r स्क्वायर, फिर से वहां पे दो फैक्टर आ गए, एक तो चार्ज और दूसरा साइज। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जो पहला फैक्टर है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार। अगर जेड स्टार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, है ना। यस सर, दूसरा अगर साइज बढ़ गया तो बेटा बड़े घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। अब तीसरा फिर से वही सेम चीज बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल था उसके केस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, do not accept इलेक्ट्रॉन इजीली, है ना। जैसे एग्जाम्पल नोबल गैसेस, नियॉन प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Ne माइनस, डेल्टा H क्या है इसका पॉजिटिव। फोर्थ क्या है, तो जो भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे आफ्टर NH2, तो आप देखो NH2 जब भी आप ऐड कर रहे हो तो S का शील्डिंग बहुत अच्छा होता है ना। Yes, sir. अब अगर शील्डिंग अच्छा हो रहा है तो बाहर वाले एक्स्ट्रा ऐड जो इलेक्ट्रॉन करोगे, जो P में करोगे बेटा, उसके लिए अट्रैक्टिव फोर्स का भी उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि शील्डिंग बहुत अच्छा कर रहा है। और शील्डिंग अच्छा कर रहा है मतलब बाहर की तरफ इसे फोर्स लगा रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से NH2 वाला, बिकॉज ऑफ वेरी गुड शील्डिंग, of NH2 alkaline earth metal do not accept electron easily। इसलिए चाहे वो बेरिलियम से लेकर के कोई भी हो, प्लस इलेक्ट्रॉन डेल्टा H पॉजिटिव ही है। पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो क्या होगा बच्चों, when we are adding an electron in small size which already have good electron density, then it decreases the tendency to accept इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे ये सर ये कहाँ दिखेगा, तो देखो ये दिखता है ना बच्चों, आप अगर ध्यान से देखो तो ये चीज प्रॉब्लम होता है कैसे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। अगर मैं इसका बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो जेड स्टार नीचे जाने पे क्या होगा, कांस्टेंट ऑलमोस्ट। साइज क्या होगा बेटा, नीचे जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटना चाहिए एज पर साइज। लेकिन करेक्ट ऑर्डर क्या है, एक्सपेक्टेड एज पर साइज।
एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑक्सीजन बहुत नीचे चला जाता है, यहां पहुंच जाता है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सपेक्टेड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्सपेक्टेड ये होता है, एक्चुअल में क्लोरीन ऊपर आ जाता है। ठीक है, इतना बड़ा फर्क पड़ता है, क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आप देखो ऑलरेडी इतने बड़े साइज में हमारे पास 6 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो प्रॉब्लम होगा, इनके और इसके बीच में रिपल्शन, इस वजह से उतना एनर्जी रिलीज नहीं करता है, थोड़ा कम ही एनर्जी रिलीज करता है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। समझ में आया बच्चों? वही हालत क्लोरीन के साथ भी है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसी के हिसाब से आप ऑर्डर देख लीजिए, वैल्यूज देख लीजिए, फिर आपको क्लैरिटी आया। अच्छा देखो, लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं, लिथियम से बेरिलियम, देखो ये तो खैर आउट ऑफ रेंज हो गया, मतलब पीरियोडिक ट्रेंड तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। तो लिथियम से ज्यादा बोरॉन, से ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन भी गायब हो गया, ऑक्सीजन, और उससे ज्यादा फ्लोरीन। बेरिलियम, नाइट्रोजन have negative affinity. तो आप देख लो, बढ़ रहा है उसी ऑर्डर में। लिथियम का ये वैल्यू बोरॉन का घट गया ना, घट ही गया, बल्कि देखो यहाँ पे भी रेगुलर नहीं है, यहाँ पे भी रेगुलर नहीं है, लिथियम का ज्यादा ही है, क्योंकि s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये देखो यहाँ पे भी रूल फॉलो कर ही रहा है, यहाँ पे डोमिनेट भी कर गया। फिर कार्बन का काफी ज्यादा है, फिर उसके बाद रेगुलर है, दिख रहा है। और नोबल गैस का तो खैर 0 ही होगा, 142 121। क्लियर? बच्चों क्लियर हो गया ये सारा चीज? और एक ग्रुप में भी मैंने दिखा दिया आपको ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, और लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, वो सारा चीज मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सो दैट्स इट एवरीवन, रिलेटेड टू पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अप टू दिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, और बॉन्डिंग का स्टार्ट भी कर दूंगा मैं, ठीक है।